हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एडुकेट योरसेल्फ पर। मेरा नाम है मुरली मनोहर। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ हैं, सुखी हैं। चलिए आगे की क्लास को हम लोग बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं। हम जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे फ्रांसीसी क्रांति NCERT की क्लास 9th की, और हम लोगों ने देखा था बास्तिल के किले से कहानी को शुरू किया था, और हम लोगों ने पहले चैप्टर को खत्म कर लिया जिसमें एक नए मध्य वर्ग की शुरुआत होती है और किस प्रकार से वह वर्ग अपनी मांगों को अब रखना चाहता है। इसके लिए वो परेशान है, इसके लिए वो विद्रोह करने के लिए अब आतुर हो रहा है। आगे हम लोग अध्याय 2 स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्रांति की शुरुआत। यहाँ से क्रांति की शुरुआत की कहानी को अब हम लोग आगे बढ़ाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं, पिछले अध्याय में आप देख चुके हैं कि किन कारणों से लुई 16वां ने कर बढ़ा दिए थे। क्या कारण थे, याद कीजिए। तो राजकोष बिल्कुल खाली था। कारण क्या था खाली होने का? तो कई फिजूल खर्ची थे। युद्ध में फ्रांस फंसा हुआ था और अमेरिका को आजाद कराने में उसने काफी वित्तीय सहायता दी थी। इसलिए जो है वो एक वित्तीय संकट से गुजर रहा था फ्रांस, और उसके सम्राट ने इस चीज से निजात पाने के लिए कर लगाया था, और ये कर नाकाफी था साथियों। क्यों नाकाफी था? क्योंकि याद कीजिए वो कर केवल किसको देना पड़ता था? तृतीय स्टेट वालों को। तो आप सोच सकते हैं कि उसने ऐसा कैसे किया होगा? तो प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। प्राचीन राजतंत्र का मतलब किस समय से हुआ? प्राचीन राजतंत्र का मतलब हुआ 1789 से पहले का फ्रांस, और 1789 के पहले के फ्रांस से जो है प्राचीन राजतंत्र के तहत सम्राट, जो फ्रांसीसी सम्राट हैं, अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। इसके लिए उसे स्टेट्स जनरल यानी प्रतिनिधि सभा क्या चाहिए था? स्टेट्स जनरल। वो अपनी मर्जी से कर टैक्स नहीं लगा सकता था। इसके लिए उसे स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाकर नए करों के अपने प्रस्ताव पर मंजूरी लेनी पड़ती थी, है ना। तो यानी प्राचीन राजतंत्र में कहीं ना कहीं यह व्यवस्था थी कि जो भी कर हैं उसे अगर लगाना है तो उसे उसके लिए स्टेट्स बुलाने, स्टेट्स असेंबली जो है या स्टेट्स जनरल यानी प्रतिनिधि सभा, उसे बुलाना पड़ता था और उसके मंजूरी लेनी पड़ती थी। तो साथियों पहले हम लोग जानते हैं स्टेट्स जनरल क्या थे। स्टेट्स जनरल, ये जिसको हम लोग प्रतिनिधि, हिंदी में अगर बात करें तो प्रतिनिधि सभा। होता क्या था साथियों? हम लोग जानते थे कि फ्रांस जो है, हम लोग जानते हैं कि फ्रांस 3 स्टेट्स में बटा हुआ था। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग आते थे, द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग आते थे, और तृतीय स्टेट में बाकी की पूरी जनता आती थी, जिसमें एक नया वर्ग था, मध्य वर्ग। तो स्टेट्स जनरल एक राजनीतिक संस्था थी। कैसी संस्था थी? देखिए यहाँ इसका परिभाषा बड़े अच्छे शब्दों में दे रखा है। स्टेट्स जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट्स अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे। यानी इसमें फर्स्ट स्टेट का एक प्रतिनिधि होता था, और द्वितीय यानी सेकेंड स्टेट का एक प्रतिनिधि, और तृतीय यानी थर्ड स्टेट का एक प्रतिनिधि मतलब जो उस ग्रुप की तरफ से एक इंसान जाता था। प्रतिनिधि ये तीनों होते थे, यानी फर्स्ट स्टेट के एक प्रतिनिधि, द्वितीय स्टेट के एक प्रतिनिधि और तृतीय स्टेट के एक प्रतिनिधि भेजते थे। लेकिन सम्राट ही यह निर्णय करता था कि संस्था की बैठक कब बुलाई जाए। सम्राट क्या निर्णय करता था? इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए, और इसकी अंतिम बैठक कब हुई थी? 1614। तो याद रखिए दोस्तों, ये पूरा बात हो रहा है 1700 के बाद,
और लास्ट बैठक बुलाई कब गई थी? 1614, यानी लगभग 100-150 सालों के बाद जो है ये पूरा मामला हो रहा था। यानी इतने सालों तक जो है सम्राट अपनी मनमर्जी कर रहा है और सम्राट ने किसी प्रकार की स्टेट्स जनरल की जो मीटिंग है वो नहीं बुलाई है। तो जो है फ्रांस तो हुआ गया, फ्रांसीसी सम्राट, आगे पढ़ते हैं। फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वां ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई। प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वर्साय के एक आलीशान भवन को सजाया गया। किसको सजाया गया? वर्साय के एक आलीशान भवन को सजाया गया। पहले और दूसरे स्टेट्स ने इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे जो आमने सामने की कतारों में बैठाए गए। तीसरे स्टेट्स के 600 प्रतिनिधि उनके पीछे। ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद देखिए कहां पर बैठे हैं, पहले और दूसरे, चूंकि विशेषाधिकार है इसलिए सामने बैठे हैं। तृतीय स्टेट को कोई विशेषाधिकार नहीं है, उसके 600 प्रतिनिधि पीछे खड़े हैं, ठीक है, और खड़े हैं ना कि बैठे हैं। इन सब बातों पर गौर कीजिए, ये सब बातें बताती हैं कि समाज किस प्रकार से बटा हुआ था। तीसरे स्टेट्स का प्रतिनिधि इसके अपेक्षाकृत समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग कर रहे थे। तीसरे स्टेट्स के प्रतिनिधि किसान और मजदूर नहीं थे, बल्कि जो मध्य वर्ग, जो नया समाज उभरा था, जो पढ़े लिखे थे, जो थोड़े समृद्ध थे, वो उसके जो है प्रतिनिधि थे। किसान, औरत और कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था। किसान, औरत और कारीगर उस सभा में प्रवेश उनका वर्जित था, यानी उस समय इनका कोई महत्व नहीं था। तो आगे देखते हैं कहानी क्या होता है। हम लोग इसको कहानी के तौर पे पढ़ेंगे तो मजा भी आएगा, समझ में भी ज्यादा आएगा। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों एवं मांगों की सूची बनाई गई, जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। जो 600 प्रतिनिधि तृतीय स्टेट के आए थे, उन लोगों ने 40,000 पत्रों की एक सूची भी अपने साथ लेकर आए थे, क्योंकि किसान और औरत को बैठने तो दिया नहीं गया था और कारीगरों को भी। अब स्टेट्स जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। प्रत्येक वर्ग को एक मत था, यानी प्रथम स्टेट को एक वर्ग, ठीक है, यानी नियम क्या था? नियम था फर्स्ट स्टेट को एक वोट, ये कंप्लीट वर्ग, पूरा कम्युनिटी। सेकेंड स्टेट को एक वोट देने का अधिकार था और थर्ड स्टेट को एक वोट देने का अधिकार था। तो आप देखिए ये नियम था कि ये पूरे के पूरे ग्रुप का वोट एक काउंट होगा, ये पूरे के पूरे ग्रुप का वोट एक काउंट होगा और ये पूरे के पूरे ग्रुप का वोट एक काउंट होगा। जबकि इसमें 600 लोग थे, इसमें 300 लोग थे और इसमें भी 300 लोग थे, ठीक है। तो इस बार भी लुई 16 इसी प्रथा का, क्योंकि ये प्रथा चली आ रही थी कि एक वोट ये पूरा ग्रुप देगा, एक वोट ये पूरा ग्रुप देगा और एक वोट ये पूरा ग्रुप देगा। जबकि इसकी संख्या बहुत ज्यादा थी, लगभग 90% जनसंख्या इस जो है इस ग्रुप के लोग थे, ठीक है साथियों। आगे देखते हैं। परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने क्या मांग रखी? मांग रखी कि पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाए। पूरी सभा, यानी इन लोगों ने क्या कहा? इन लोगों ने कहा कि नहीं, ये नहीं चलेगा, ई चलबे ना, ई ना चल, तो जैसे अभी झारखंड में चल रहा है ई ना चल, तो इन लोगों ने भी बाइकआउट कर दिया इस चीज को, कहा नहीं ये नहीं चलेगा, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। इन्होंने क्या मांग रखी कि नहीं ये नहीं चलने वाला है, चलेगा क्या कि पूरे के पूरे हर एक मेंबर को, यानी ये लोग देंगे 300 वोट, ये मांग रखी गई ये मांग रखी गई कि हर एक लोग देंगे 300 वोट, ये ग्रुप भी देगा 300 वोट और ये ग्रुप देगा 600 वोट, क्योंकि ये 600 लोग आए थे, ठीक है, पूरे के। ये इनकी मांग थी। ये मांग रखी किसने थी? ये मांग रखी थी इन लोगों ने, थर्ड स्टेट वालों ने। इस बात को समझिए। नियम क्या था? नियम था कि हर स्टेट का कंप्लीट वर्ग एक वोट डालेगा, सेकेंड स्टेट का कंप्लीट एक वोट, थर्ड स्टेट का कंप्लीट एक वोट। लेकिन इन लोगों ने मांग क्या रखी कि नहीं, पूरे की पूरे सभा को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। अगर ये मांग रखते तो इससे होता कि ये 300 और ये अकेले 600 वोट डालते,
ठीक है, तो जो है लेकिन ये मांग मानी नहीं गई और जो है इसमें कहा गया है, परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था। जाहिर सी बात है, लोकतंत्र में तो ऐसा ही होता है, हर इंसान की अपनी एक इंडिविजुअल पहचान होती है और हर इंसान वोट कर सकता है, ठीक है। और जैसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसको आप याद रख लेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव में यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने लिखा है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक का नाम है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, हिंदी में कहें तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इस पुस्तक को लिखने वाले लेखक जो हैं वो है रूसो, और इन्होंने जो है इसमें पहली बार इस लोकतांत्रिक सिद्धांत का मिसाल दिया था, है ना। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे वर्ग के लोगों ने बोला ई नाय चल तो, है ना, और उन लोगों ने बॉयकॉट कर दिया। वो लोग प्रतिनिधि सभा से उस सभा से निकल गए और तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। 20 जून को ये प्रतिनिधि वायसराय के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। आप देख सकते हैं पेज नंबर 9 में ये जो ड्राइंग है ये वही टेनिस कोर्ट का एक ड्राइंग है, जिसमें एक जो है नेता है और सभी हाथ उठाकर शपथ खा रहे हैं और है ना जमा हुए। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली क्या घोषित किया तीसरे स्टेट का 20 जून 1789, ये डेट याद रखिएगा, 20 जून 1789। यहां पर जो है थर्ड स्टेट ने क्या बनाई, नेशनल असेंबली बनाई, ठीक है। और इन्होंने जो है नेशनल असेंबली बनाई, किसने, तो यहां से क्वेश्चन बनेगा नेशनल असेंबली कब बनी, 20 जून 1789। किसने बनाई, थर्ड स्टेट्स के लोगों ने, ठीक है, थर्ड स्टेट्स के लोगों ने, ठीक है, नेशनल असेंबली घोषित किया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान, और वहां से मांग उठी संविधान की, किसकी मांग उठी साथियों, संविधान की मांग उठी, संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। उनका नेतृत्व मिराबियो और आबेसिये ने किया। यह भी बड़ा विरोधाभास है, मिराबियो और आबेसिये। मिराबियो कौन थे, तो मिराबियो एक कुलीन थे, यानी जो तीसरे वर्ग के जो लोग थे, जिस व्यक्ति से लड़ रहे थे, जिनके विशेषाधिकार के अगेंस्ट वो लोग थे, उसी में से एक मिराबियो जो है इनके साथ आकर मिल गया और वही इसका नेतृत्व कर रहा था। साथ ही साथ मिराबियो और आबेसिये कौन था दोस्तों, तो ये एक पादरी था। आबेसिये कौन था, एक पादरी था। तो मिराबियो का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वह सामंती विशेषाधिकारों वाले समाज को खत्म करने की जरूरत से सहमत था। उसने एक पत्रिका निकाली और वर्साय में जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण भी दिया। ये देख सकते हैं, इसमें जो भाषण देने वाला बीच में व्यक्ति है यही शायद मिराबियो है। और आबेसिये मूलतः पादरी था, यानी दोनों ही जो उस आंदोलन के नेतृत्व करता थे वो दोनों ही उस समाज से आते थे जिसके अगेंस्ट पूरा का पूरा मिडिल क्लास या तृतीय स्टेट के लोग शामिल थे। तो आबेसिये ने तीसरा स्टेट जो है उन्होंने कहा, उसने तीसरा स्टेट क्या है शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका यानी पैम्फलेट जो चिपकता है सारों जगह, लोग जगह जगह छपवाते हैं, तो पैम्फलेट लिखी है ना साथियों। आगे देखते हैं, जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप यानी ड्राफ्ट तैयार करने में व्यस्त थी, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। और जाहिर सी बात है 20 जून को ये घटना घटी, 1789 में ये घटना घटी। और उसके बाद आपको पता है कि 14 जुलाई है ना 1789 में क्या हो गया, क्या हुआ, बास्तील का घटना, बास्तील का किला है ना ढा दिया गया, ढा
दिया गया, है ना दोस्तों। तो ये याद रखिएगा। तो इस बीच में जो गैप है, इस गैप में पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था, पूरा फ्रांस जल रहा था आंदोलन के आग में, है ना। भले कड़ाके की ठंड थी लेकिन लोगों के अंदर एक गर्मी थी, आंदोलन की गर्मी थी। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई थी, पावरोटी की कीमतें आसमान छू रही थी, बेकरी मालिक की स्थिति का फायदा उठाते हुए जमाखोरी। तो व्हाट इज जमाखोरी दोस्तों? जमाखोरी, जमाखोरी इसको कहते हैं। ये भारत में जो हो चलता है, सरकारें अक्सर इनसे परेशान होती हैं। ये क्या करते हैं, जो लोग जमाखोरी वो करते हैं, वस्तुओं का एक स्टॉक रख लेते हैं और उसको मार्केट में स्कार्सिटी ला देते हैं, उसकी कमी ला देते हैं और फिर उसको महंगे कीमत पे बेचते हैं। अक्सर भारत में भी कभी कभी देखते होंगे आप लोग कि प्याज की कीमत बहुत तेजी से बढ़ जाती है। उसको किसके कारण होता है? जमाखोरी। ये एक अच्छी बात नहीं है। इससे जब जमाखोरी बढ़ेगी तो नतीजा क्या निकलेगा? वस्तुओं की कीमत बढ़ जाएगी। जब जमाखोरी बढ़ेगी तो नतीजा क्या निकलेगा? वस्तुओं की कीमत बढ़ जाएगी। तो जो है जमाखोरी में जुटे बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया। सम्राट ने क्या किया? पेरिस में प्रवेश। याद कीजिए कहां से घटना शुरू हुई थी? एक अफवाह फैली थी, सम्राट ने सैनिक को भेजा था। इस पूरे घटना को याद करने की कोशिश कीजिए। सम्राट ने सैनिक को भेजा था, ये कड़ी यहां पर जाकर जुड़ रही है। और एक अफवाह क्या फैली कि सम्राट ने सभी को मारने का आदेश दिया है, ठीक है, और धावा बोल दिया। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया। क्रुद्ध भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तील पर धावा बोल उसे नेस्तो नाबूद कर दिया। याद है दोस्तों, यहीं से ये कहानी शुरू हुई थी कि अफवाह फैली थी, सम्राट गोली चलवाने वाला है लोगों पर, तो वहां जन सेना बनी थी। जन सेना हथियारों के खोज में इधर उधर सरकारी दफ्तर पर छापे मार रही थी और फाइनली वो लोग सभी कहां पहुंचते हैं? 7000 औरत और मर्द की भीड़ पहुंचते हैं बास्तील का किला। बास्तील का किला क्यों चुना गया था दोस्तों? क्योंकि वो सरकार के, सम्राट के निरंकुश ताकतों का प्रतीक था और उसे निस्तो नाबूद कर दिया गया। देहाती इलाकों में, गांव-गांव में यह अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लठैतों, लुटेरों के बूढ़े गिरोह बुला लिए हैं जो पकी फसलों को तबाह करने के लिए निकल पड़े हैं। एक अफवाह देहाती क्षेत्रों में भी फैल गया। फैला क्या कि जो जागीर के मालिक हैं उन्होंने लठैत बुलाए हैं, उन्होंने वो गुंडे बुलाए हैं, वो लुटेरे बुलाए हैं और वो किसानों की फसल को बर्बाद करना चाहते हैं। किसान इससे बौखला गए, है ना। और कई जिलों में भय से आक्रांत होकर किसानों ने कुदालों और बेलचों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिए। उन्होंने अन्न भंडारों को लूट लिया। जो अन्न भंडार था, अन्नागार था, उन्हें उसने लूट लिया। लगान संबंधित दस्तावेजों को जलाकर राख कर दिया। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर, क्योंकि कुलीन संख्या में कम थे, किसान संख्या में ज्यादा थे, तो हुआ क्या नतीजा? कुलीनों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ गया। बहुत ने तो पड़ोसी देशों में जाकर शरण ली। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 16वां ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और इस भयंकर विद्रोह से, भयंकर विरोध से हुआ क्या कि लुई 16वां ने अंततः नेशनल असेंबली को क्या कर दी? मान्यता दे दिया और यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। क्या मान लिया? कि उसकी सत्ता पर संविधान, यानी संविधान अब काम करेगा। और इस प्रकार से एक नए प्रकार की व्यवस्था का जन्म हुआ जिसको हम लोग कहते हैं संवैधानिक राजतंत्र, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? संवैधानिक राजतंत्र। और 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन मतलब उसको खत्म करना, उन्मूलन का आदेश पारित किया। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेषाधिकारों को छोड़ देने के लिए विवश किया। धार्मिक कर समाप्त किया और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि नेशनल असेंबली ने मान्यता प्राप्त करने के बाद क्या क्या कार्य किए? तो साथियों इसका उत्तर होगा कि उन्होंने सबसे पहले क्या किया
करों को समाप्त किया, करों को समाप्त किया। मेरा पहला पॉइंट बनेगा, ये मेरा उत्तर होगा कि करों को समाप्त किया। दूसरा मेरा पॉइंट बनेगा कि कर्तव्यों और बंधनों वाले विशेषाधिकारों को, यानी विशेषाधिकारों को समाप्त किया, है ना। इक्विलिटी का आह्वान किया इन्होंने, समानता का आह्वान किया, विशेषाधिकारों को, है ना, समाप्त किया। धार्मिक कर यानी धार्मिक कर क्या था, ताइद कर को समाप्त किया, धार्मिक कर को समाप्त किया। और इस प्रकार से, और चर्च की जो भूमि थी, चर्च की भूमि, लास्ट काम क्या किया कि चर्च की भूमि पर कब्जा किया। तो ये 4 इंपॉर्टेंट काम है। आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट लेके रख लें या लिख भी सकते हैं। मैं 1 सेकंड का समय दे रहा हूं। नेशनल असेंबली ने मान्यता प्राप्त करने के बाद 17 क्या क्या कार्य किए, तो क्या कार्य किए, तो उन्होंने निम्नलिखित कार्य किए। पहला, करों को समाप्त किया, विशेषाधिकारों को समाप्त किया, धार्मिक कर जैसे टाइड को समाप्त किया, चर्च की भूमि पर कब्जा किया, जो चर्च लंबे भूमियों में के मालिक हो गए थे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने काफी कुछ पढ़ लिया। क्रांति की शुरुआत को हम लोगों ने देखा। यहाँ पर पेज नंबर 8 में कुछ महत्वपूर्ण तिथियां दी गई हैं दोस्तों। 1774 में लुई 16वां फ्रांस का राजा बनता है, सरकारी खजाना उसमें खाली पाता है। प्राचीन राजतंत्र में समाज में गहरा असंतोष गहराता है। तो प्राचीन राजतंत्र किस समय काल की बात हो रही है, तो 1789 से पहले का फ्रांस प्राचीन राजतंत्र, 1789 के बाद का फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र। इस 2 बातों को याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन बनता है साथियों कि प्राचीन राजतंत्र ये जो है किस समय काल की बात है। प्राचीन राजतंत्र किस समय काल की बात है कि 1789, विशेषकर 14 जुलाई, है ना, 1789 से पहले का फ्रांस, ठीक है। और दूसरा है संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक यानी क्यों संवैधानिक राजतंत्र क्यों संवैधानिक, यानी लोकतंत्र क्यों नहीं, क्योंकि संविधान भी है और सम्राट भी है, दोनों ही अब तक हैं। आगे और हम लोग कहानी को पढ़ेंगे। अभी तक संविधान भी है, नेशनल असेंबली भी बनी, नेशनल असेंबली ने संविधान बनाया और सम्राट भी तब तक मौजूद है। इसलिए इस समय काल को कहते हैं संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र का मतलब समझ में आ गया साथियों। तो ये है 1789 के बाद का समय, के बाद का फ्रांस, ठीक है साथियों। आगे देखते हैं। और 1789 स्टेट्स जनरल का आह्वान, स्टेट्स जनरल जो 1614 ईस्वी के बाद सम्राट ने बुलाया था स्टेट्स जनरल को, प्रतिनिधि सभा को, इसका आह्वान किया था। और तृतीय जो स्टेट्स थे उसने नेशनल असेंबली का गठन किया। नेशनल असेंबली का गठन कब हुआ साथियों, इस चीज को याद रखेंगे, 20 जून 1789। 20 जून 1789, मैंने पहले ही इसको लिखा दिया है। ये छोटी छोटी पॉइंट्स को याद रखेंगे ताकि ऑब्जेक्टिव में आपको कहीं दिक्कत हो ना। और हिस्ट्री को रटना नहीं है बल्कि एक कहानी के माध्यम से समझना है। हम लोगों ने कहानी पढ़ा, बास्तील के किले से घटना याद कीजिए, किस प्रकार से घटनाएं बढ़ी। पहले क्या समाज था, समाज में कितना शोषण था। शोषण क्यों था, क्योंकि पूरा का पूरा जो कीमत था वो लगातार बढ़ रहा था। करों का पूरा बोझ तृतीय वर्ग के लोगों पर आ रहा था। और तृतीय वर्ग में एक वर्ग, मध्यम वर्ग उभर रहा था, जो पढ़ा लिखा था, समझदार था, समृद्ध था, अपने पैसे की वैल्यू जानता था, विशेषाधिकार क्यों किसी को मिले यह समझता था, यह सोचता था।
इसलिए मध्यम वर्ग के बीच आंदोलन की भावना भड़कने लगी। किसान तो परेशान थे ही, और यहाँ से धीरे धीरे चिंगारी भड़की। फिर नेशनल स्टेट्स जनरल बुलाया गया। स्टेट्स जनरल में नेशनल जो तृतीय स्टेट थे उसने बाइकआउट किया। बाइकआउट करने के बाद तृतीय स्टेट ने नेशनल असेंबली का गठन किया। नेशनल असेंबली का गठन होने के बाद सम्राट को उनको मान्यता देनी पड़ी, क्योंकि भारी विरोध हुआ। भारी विरोध के बाद उन्होंने कुछ कार्य किए, करों को हटाया, रिलीजियस टैक्स हटाया, चर्च की भूमि पर कब्जा किया, संविधान को लागू किया, और इस प्रकार से एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। तो साथियों, आगे के चीजों को हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। धीरे धीरे इसी तरह कहानी को हम लोग एक कहानी की तरह इसको समझेंगे। आशा करता हूं जो साथियों आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ आपको नोटिफिकेशन मिले इसके लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबा दें। इस वीडियो को लाइक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यह पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरी यह मदद, मेरी यह मुहिम पहुँचे। इसे शेयर करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चों को यह शिक्षा मिले इस तरह से। ठीक है, चलिए, आशा करता हूँ अब आप लोग ठीक से रहिए, ठीक से पढ़िए। धन्यवाद दोस्तों।